हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं सलेवरी ग्लैंड डिजीज़। सलेवरी ग्लैंड डिजीज़ में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं ओरल कैविटी में वो माइनर सलेवरी ग्लैंड होते हैं और मेजर सलेवरी ग्लैंड होते हैं। माइनर सलेवरी ग्लैंड्स वो होते हैं, मेजर सलेवरी ग्लैंड वो होते हैं जो मतलब थोड़े साइज में बड़े होते हैं, और वो होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं, सब और होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है। मेन जो है ना वो बड़ा सबसे ज़्यादा वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो इन सब का काम क्या है कि हमारा जो है ना सलेवा को रिलीज़ करना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना माइनर सलेवरी ग्लैंड होते हैं, और हमारे ओरल कैविटी में एवरी जगह सलेवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं एक्सेप्ट हार्ट प्लेट और जिंजाइवा के अलावा। सही है। और सलेवा का हमारे फंक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा जो मेन फोकस है हमारा सलेवरी ग्लैंड डिजीज़ के बारे में है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सलेवरी ग्लैंड डिजीज़ अगर होते हैं डेवलपमेंटल होते हैं, कुछ एज रिलेटेड होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रॉमेटिक लीजन की वजह से होते हैं, कुछ हाइपरट्रॉफिक हो तो नियोप्लास्टिक हो जाते हैं, कभी जो है ना वो ऑटोइम्यून हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना वो डेवलपमेंट आते हैं सलेवरी ग्लैंड डिजीज में। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल में हमारे पास आता है अप्लेजिया आ जाता है, एट्रेजिया आ जाता है, और एज रिलेटेड में जो है ना हमारे पास जो है ना वो हम पढ़ेंगे ईच एंड एवरी को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फाइनली अभी जो है ना वो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डेवलपमेंटल डिजीज़ कौन से होते हैं, मतलब डेवलपमेंटल सलेवरी ग्लैंड्स। तो डेवलपमेंटल सलेवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं एप्लेजिया, और दूसरा आता है एट्रेजिया, तीसरा आता है कंजाइटल एप्लेजिया। एप्लेजिया मतलब किसी भी ग्लैंड में इफेक्ट आ जाए, पूरे ग्लैंड में कोई इफेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम एप्लेजिया। और उसके बाद एट्रेजिया, जो मतलब किसी भी ग्लैंड का डक्ट है ना, एक ग्लैंड है, ठीक है, इसका जो डक्ट है इसमें कोई चेंजेस आ जाए तो ये हो जाएगा क्या, एट्रेजिया। अगर ग्लैंड में आ जाए तो वो हो जाएगा एप्लेजिया, ओके। उसके बाद है कंजेंटल एप्लेजिया। कंजेंटल मतलब बाय बर्थ जो कुछ चेंजेस आ जाएं तो उसको बोलते हैं हम कंजेंटल एप्लेजिया। उसके बाद जो है आ जाते हैं फेशन में ना फेस की अबनॉर्मलिटीज आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, एक्टोडर्म में चेंजेस आ जाएं, और मैंडिबुलर फेशियल डिसऑर्डर्स। कभी कभी क्या होता है हेड नेक रीजन जो है ना वो लेट से बनता है, तो ठीक है ना, और तो उसको बोलते हैं हम मैंडिब्यूलोफेशियल डेसर्टोसिस। और उसके बाद हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया, उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है ना फेस का आधा पार्ट बनता है, आधा पार्ट नहीं बनता। तो ये सब जो है ना वो इफेक्ट करते हैं किस पर, सलेवरी ग्लैंड पर। तो ये हो गया डेवलपमेंटल। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जिसे ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, मतलब अपनी जगह नहीं दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, एम्ब्रियो। तो ये सलेवरी ग्लैंड में भी बिल्कुल ऐसे होता है कि कभी कभी जो है ना वो जो मेन जगह होती है ना उसको छोड़कर दूसरी जगह आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोफिक सलेवरी टिश्यू। फॉर एग्जांपल नेक रीजन में आ जाते हैं, हेड रीजन में आ जाते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर आ जाते हैं ना वो एंगल एंड बॉडी ऑफ मैंडिबल में ज़्यादा होते हैं। तो उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं स्टिफेंड बॉडी कैविटी, ठीक है। कैविटी बनती है जिसमें जो है ना वो एंगल और बॉडी में वो आ जाते हैं। और अगर हम रेडियोग्राफी की बात करें तो जो हम अगर रेडियोग्राफ में आप देखेंगे ना तो आपको जो है ना वो सासर शेप मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जो ग्लैंड होगा वो किस शेप में मिलेगा, सासर शेप मिलेगा, मतलब जो कैविटी में बना होगा उस कैविटी होगी वो सासर शेप होगी। तो ये हो गया डेवलपमेंटल। उसके बाद हम बात करेंगे एज रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं सलेवरी ग्लैंड्स में। तो एज की बात करें तो अगर एज इंक्रीज होती जाएगी तो मेजर स्लेव्ड ग्लैंड पे भी इफेक्ट होगा, माइनर स्लेव्ड ग्लैंड पे भी इफेक्ट हो जाएगा। अगर एज इंक्रीज होगी तो उसकी वेट डिक्रीज होगी, ये बात याद रखनी है। अगर वेट डिक्रीज हो गई, स्मॉल साइज हो गई, तो फ्लोरोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो और उसके बाद जो है ना वो पूरे ग्लैंड पर जो है ना फैट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। और एसिनर सेल्स होते हैं, ओबिको सेल होते हैं, एसिनर सेल्स होते हैं, जो ना एसिनर सेल्स ना वो लॉस होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह जो है ना आस्ते आस्ते फैट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। और उसकी जो है ना डक्ट जी की एपिथेलियम है उसमें भी चेंज आ जाते हैं, जिसको ऑन्कोसाइटिक चेंजेस बोलते हैं।
ये हो गए एज रिलेटेड डिजीज। उसके बाद है हमारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेटरी डिजीज का हम दूसरा नाम दें सिलेंडाइटिस। सिलेंडाइटिस मतलब उसकी डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम सिलेंडाइटिस। ठीक है, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है, इसके बहुत काजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन, कभी रेडिएशन की वजह से। मैं हमारा जो अभी अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैक्टीरियल का मेन फोकस देंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के जो है ना वो दो किस्म होते हैं, मतलब ये सिलेंडाइटिस दो किस्म की होती है बैक्टीरिया में। एक होती है अक्यूट अक्यूट बैक्टीरियल सिलेंडाइटिस, और दूसरी होती है क्रोनिक। ठीक है, एक होती है अक्यूट, दूसरी क्रोनिक। जो अभी हम पहले अक्यूट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्रोनिक पढ़ लेते हैं। तो पहले अक्यूट बैक्टीरियल सिलेंडाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेजर जो इफेक्ट होती है ना इसमें, ये मेन इफेक्ट करता है पैरोटिड ग्लैंड को, याद रखना है। और क्रोनिक में भी पढ़ेंगे, ये मेन जो इफेक्ट होता है वो पैरोटिड ग्लैंड को अक्यूट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। और मेन जो बैक्टीरिया का करवाते हैं अक्यूट को, वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। ये जो है ना दो बैक्टीरिया, मेन बैक्टीरिया हैं जो क्या करवाते हैं अक्यूट बैक्टीरियल सिलेंडाइटिस। ठीक है, ये हो गया इसका जो है मेजर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। ठीक है, उसके बाद कौन से पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है, क्या काज मतलब हो सकते हैं। ठीक है, काज की तरफ आ जाएं तो डिहाइड्रेटेड पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है, डिब्लीटेड पेशेंट में ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो पेशेंट जिसने रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी करवाई है, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना वो ज़्यादा ये होगी। और कई पेशेंट में ना एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं हम शॉजन सिंड्रोम। ठीक है, तो उस पेशेंट में भी जो है ना वो ये एक्यूट हो सकती है। और कभी कभी जो है ना वो इम्यूनो कंप्रेस पेशेंट आ जाते हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो है ना वो ये एक्यूट हो गया, एक्यूट बैक्टीरियल सिलेंडाइटिस। ठीक है, और उसके बाद ये एक्यूट होगी तो हम जो है ना वो क्या मतलब क्लिनिकल क्या प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लिनिकल में जो है ना अगर क्लिनिकल की बात करें तो एक्यूट में क्या क्या क्लिनिकल हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या नज़र आएंगे, तो हमारे क्लिनिकल फीचर्स में जो नज़र आएंगे, ठीक है, तो हमारा पास जो है ना वो पेन होगी पहली सिम्टम, दूसरी सिम्टम जो है ना वो स्वेलिंग हो जाएगी साइड में, और रेडनेस होगी। ठीक है, ग्लैंड की जो है ना वो रेडनेस, मतलब ग्लैंड के ऊपर जो स्किन है ना उसकी जो है रेडनेस हो जाएगी, और कभी कभी जो है ना पस भी सीक्रेट होती है। तो ये होगा क्लिनिकल मतलब किसके अक्यूट बैक्टीरियल सिलेंडाइटिस की। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक बैक्टीरियल सिलेंडाइटिस। ठीक है, क्रोनिक में जो मेजर इफेक्ट होगा वो होगा सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है ना वो ज़्यादातर इफेक्ट होगा। ठीक है, और इसके जो है ना उसका मेन काज क्या था, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, और उसके बाद जो है ना डिहाइड्रेट पेशेंट वगैरह। इसमें जो मेन काज होता है मतलब जो क्रोनिक होता है वो होता है कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा डक्ट है ना, ये ग्लैंड का डक्ट है, ये डक्ट ब्लॉक हो जाता है। जब ये डक्ट ब्लॉक हो जाता है इसको बोलते हैं हम डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन। जब डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो जो ना जो सिलेंडाइटिस क्रिएट होता है वो क्रोनिक होता है। लेकिन ये बात करें कि डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है, कभी कभी जो है ना यहाँ पे कैलकुला आ जाता है, स्टोन आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू कैलकुला है। ठीक है, स्टोन आ गया, या कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है डक्ट ब्लॉक। तो हमारे पास जो क्रिएट होता है वो होता है क्रोनिक बैक्टीरियल सिलेंडाइटिस। ठीक है, अगर इसकी हम क्लिनिकल की बात करें, ठीक है,
क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो ये जो है ना इस जाग के जो है ना वो एक साइड होगा, दोनों साइड नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम यूनिलेटरल। क्या होगा? ये यूनिलेटरल होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड, ठीक है। और इसमें जो है ना वो क्योंकि डक्ट बंद हो गया तो डक्ट क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो गई, डक्ट की इन्फ्लेमेशन होगी, डक्ट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्लिनिकल्स की। इसके जो है ना कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रॉपर्टी इजी हैं अगर आपने ये समझ लिया तो। इसमें क्या होता है, क्योंकि पहली बात हिस्टोपैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना इसका जो डक्ट है ना वो इन्फ्लेम मिलेगा, मतलब डक्ट इन्फ्लेमेशन, डक्टल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और कभी कभी म्यूकस मेटाप्लेजिया, म्यूकस मेटाप्लेजिया मतलब वहाँ जगह म्यूकस आ जाएगा, एयरवेज पे म्यूकस आ जाएगा जहाँ पे म्यूकस नहीं होता। मतलब मेटाप्लेजिया मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ में आना, ठीक है। मतलब अगर एपिथेलियम है तो एक एपिथेलियम का दूसरे एपिथेलियम में चेंज आना, ठीक है। म्यूकस आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉमन है। और दूसरा होगा पेरीडक्टल फाइब्रोसिस, पेरीडक्टल फाइब्रोसिस मतलब डक्ट के ऊपर जो है ना वो फाइब्रोसिस आ जाएगा, पेरीडक्टल। और एसिनर एट्रोफी हो जाएगा, एसिनर एट्रोफी। और एसिनर एट्रोफी मतलब एसिनर के जो है ना वो साइज इस्तेमाल हो जाएगी और इसकी जगह जो है ना वो फाइब्रोसिस ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इलास्टोसिस भी हो सकती है, मतलब इलास्टिन का जमा होना, इलास्टोसिस। ये सारे जो है ना वो इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो है ना क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है। क्रॉनिक कंडीशन है मतलब ज़्यादा देर चलने वाली है, ज़्यादा टाइम चलने वाली है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो क्रॉनिक चलते चलते जो हमारे ग्लैंड के पेरेन्काइमा सेल होते हैं ना, पेरेन्काइमा सेल्स, वो चेंज हो जाते हैं फाइब्रोसिस में, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि इंक्रीज नंबर ऑफ फाइब्रोसिस, पेरिडक्टल फाइब्रोसिस आ गया तो आस्ता आस्ता फाइब्रोसिस की जो है ना जमा एक्यूमुलेशन हो जाती जाती है, ठीक है। तो सारे पेरेन्काइमा डिस्ट्रॉय होकर फाइब्रोसिस में चेंज हो जाते हैं, तो इसको एक नियोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन अगर नियोप्लाज्म बन जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉनिक स्क्लेरोसिस सिलिंडाइटिस, क्रॉनिक स्क्लेरोसिस सिलिंडाइटिस, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और इसमें जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन होती है, मतलब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन होती है। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन मतलब ये कि वहाँ पे जो है ना न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेज आ जाते हैं, एंटीबॉडीज आ जाते हैं। और एक बेसिक पॉइंट पता करूँ कि जो है ना यहाँ पे जो एंटीबॉडीज आता है वो कौन सा आता है, IgG4, IgG एंटीबॉडी है, उसके सब टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 4। जो IgG4 है ना वो इसमें होती है, क्योंकि क्रोनिक बैक्टीरियल सेलिनेटस में जो है ना वो कौन सी होती है, IgG4। तो थैंक यू सो मच, ये हो गया आपका लेक्चर सिलेब्री ग्लैंड डिजीज का, डेवलपमेंटल, एज रिलेटेड और इन्फ्लेमेटरी हो गया। आगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव और हाइपरट्रॉफिक ऑटोइम्यून सब पढ़ेंगे, शोजन सिंड्रोम भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।